नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात करेंगे बिहार की। बिहार की चुनावी लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अंतिम चरण का मतदान परसों 7 तारीख को होने वाला है। आज शाम 5 बजे जो प्रचार का सिलसिला है वो थम जाएगा, लेकिन इस अंतिम दौर में सीएए और एनआरसी ने वापसी की है। सीएए एनआरसी पर लगातार सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के कद्दावर नेताओं से बयानबाजी अब सामने आ रही है। वो योगी आदित्यनाथ हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी हों, या अध्यक्ष रह चुके और देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी सीएए एनआरसी पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं, बंगाल में जाकर। तो संकेत तो बिहार में दिए जा रहे हैं और उधर उनके सहयोगी और बिहार में एनडीए गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार कह रहे हैं किसमें दम है, कौन लोगों को बाहर निकाल देगा। तो ये किस तरह की राजनीति है और ये किस तरह से सीएए एनआरसी वापसी कर रहा है, सुकेश से बेहतर कौन समझाएगा इस बात को। ये सीएए एनआरसी आ भी गया और नीतीश कुमार कह रहे हैं किसके बाप में दम है, कौन बाहर निकाल देगा। ये क्या हो रहा है, ये कौन सी राजनीति। ये समझना पड़ेगा, इट इज बाय डिजाइन और व्हाट। हाँ, ये कोऑर्डिनेटेड है क्या। हाँ, सिर्फ सीए एनआरसी नहीं है। आज एक बयान सुना गिरिराज सिंह का, पूरे चुनाव में वो कहीं दिखे नहीं थे। हाँ, आज उनका एक बयान सुनने में आया, वो कह रहे हैं कि लव जिहाद पे जो कानून बाकी प्रदेशों में बन रहा है, नीतीश कुमार से इस बारे में भी चर्चा करूंगा। तो लव जिहाद की भी एंट्री हो गई। और लव जिहाद में दिलचस्प बात यह है, जो दर्शकों को कोई चैनल भी नहीं बता रहा, जब संसद में सदन के पटल पर यह सवाल पूछा गया कि लव जिहाद के इस देश में कितने मामले हुए हैं, तो केंद्र सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था, कोई जवाब नहीं था। 2 या 3 केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, यह जानकारी दी गई थी। तो लव जिहाद का जितना बड़ा एक बवाल बनाया जा रहा है, लव जिहाद के आंकड़े तक नहीं है केंद्र सरकार। केरला के मामले में स्पेसिफिक जवाब दिया गया था, राज्यसभा में पूछा गया, एक नहीं 2 या 3 बार पूछा गया। और यह बताया गया कि कोई मामला पूरे देश में नहीं है। अब देखिए, पहले चरण का चुनाव था, याद करिए, और आपने मुझसे पूछा था कि ये नित्यानंद राय का बयान जो है कि अगर आरजेडी जीती तो आतंकी कश्मीर से आतंकी जाएंगे, बिहार में आ जाएंगे। हाँ। तो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये रोका जाएगा, और वो रुका। ये करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, आपकी रीडिंग सही थी, वो रुका। 2 चरण में रुक गया था। ये तीसरा चरण समझना पड़ेगा, ये कौन सा है। बिहार के दर्शक इसको समझते हैं, बाकी लोगों के लिए ये बताना जरूरी है कि तीसरे फेज का जो चुनाव है संदीप, वो बिहार में करीब 17% मुस्लिम मतदाता है। जो कंसोलिडेशन है वो इस फेज में मुस्लिमों का ज्यादा है। सीमांचल इलाके में वोट पड़ रहे हैं। सिर्फ सीमांचल में ही 24 सीटें हैं, उसमें मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है। कोई कोई लोकसभा सीट तो ऐसी है जिसपे मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम जिसके पक्ष में एक तरफा चले गए, वो सीट, वो पार्टी जीत जाती है। क्या वजह है कि तीसरे चरण आते आते सीएए एनआरसी भी आ गया, लव जिहाद भी आ गया। मैं इसको ऐसे भी रीड करता हूं कि प्रधानमंत्री तीसरे चरण के चुनाव में 2 जगह रैलियां की उन्होंने, बाकी अधिकतर जगहों पे नीतीश कुमार थे। वो तीसरे चरण का जो प्रचार था उसमें वो प्रधानमंत्री के साथ नहीं थे। प्रधानमंत्री की छवि एक ऐसे नेता के तौर पे है जो हिंदू हितों की बात करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट है, जय श्री राम के नारे भी लगाए, जो अमूमन नहीं करते हैं। वो अमूमन क्या, वो करते ही नहीं। उन्होंने भारत माता की जय को भी इन्वोक किया कि अब जो पहले भारत माता की जय नहीं बोलते थे, अब उन्हें बोलना पड़ रहा है। जय श्री राम भी कहा उन्होंने, वो इसी फेज में कहा। क्यों कहा? यह कहा जा सकता है बीजेपी के द्वारा कि दरअसल 25-30 मिनट का भाषण है, 15 मिनट 20 मिनट तो उन्होंने विकास की बात की, आपने एक अलहदा सा पिक कर लिया और आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री यूं ही नहीं बोलते। हाँ, प्रधानमंत्री का भाषण एक लिखा हुआ भाषण होता है, प्रधानमंत्री उसको पढ़ते हैं, उसके पहले वेट किया जाता है। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर होता है, जो दर्शक ना समझें, वो एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, वो दोनों तरफ लिखा हुआ सामने आता रहता है, इसलिए प्रधानमंत्री इधर से उधर देखते हैं, ये नहीं कि एक्सटेम्परे बोल रहे। प्रधानमंत्री का ऐसा करना
जरूरी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑफ द कफ कोई रिमार्क नहीं दे सकता, वो देश के मुखिया है। हाँ। तो उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान जो वो नहीं चाहते वो ना निकल जाए, इसलिए एक व्यवस्था ऐसी होती है कि प्रधानमंत्री एक सोचा समझा सधा हुआ भाषण दे जो वो बोलना चाहते। ये सब कुछ अनायास है क्या? और एक तरफ जब, और मुझे तो याद नहीं पड़ता किसी भी चुनावी रैली में 2014 से देखिए आप कि जय श्री राम के नारे का उद्घोष किया हो प्रधानमंत्री ने। नहीं, लोकसभा के चुनाव में फैजाबाद में उन्होंने जय श्री राम कहा था, लेकिन वो फैजाबाद था, अयोध्या थी, तो वहां वो नहीं कहते तब खबर बनती। तब खबर बनती। अब ये अनायास नहीं है कि योगी आदित्यनाथ, वो भी एक बैगेज के साथ आते हैं। देखिए, भगवाधारी है, वो हिंदू नेता के तौर पे जाने जाते हैं और ही इज प्राउड टू बी कॉल्ड ए हिंदू नेता। वो जब जाते हैं तो वो भारत माता की जैसे ही अपना भाषण शुरू भी करते हैं। डिमांड भी रहती है उनकी। बिल्कुल। जेडीयू के उम्मीदवार भी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ आए हमारे लिए प्रचार करें। देखिए, उनका जो उनकी जो रीच है आज की तारीख में वो बढ़ती जा रही है, उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। मैंने गुजरात में, मैं चुनाव प्रचार के दौरान गया था, चुनाव के दौरान गया था, तो प्रचार में वो वहां भी थे, वो त्रिपुरा में भी थे, यूपी के तो मुख्यमंत्री हैं, बिहार लगा हुआ प्रदेश है, तो पिछली बार भी गए थे, इस बार भी गए थे। पिछली बार वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन तब भी बुलाया गया था, अब तो वो मुख्यमंत्री है, एक सशक्त नेता है। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ ये सारे बयान, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का यह कहना कि कौन ये सब फालतू बात करता है, इस देश से कौन किसको निकालेगा भाई, किसकी ताकत है। ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने का है क्या? देखिए, वहां की इक्वेशन समझिए। पिछली बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, ये एक बड़ा ही फॉर्मिडेबल पोटेंट गठबंधन था। वहां का जो एक मुश्त वोट, खासतौर पे अल्पसंख्यकों का, वो इसी गठबंधन को जाना था, क्योंकि वो एक ऐसा गठबंधन था जो बीजेपी को हराने के लिए एक साथ हुआ था। वो सारे मुस्लिम मतदाता इनकी तरफ आए और ओवैसी के तमाम प्रयासों के बावजूद उनको एक सीट नहीं मिली, कुछ एक सीटों पे वो वोट काट पाए। इस बार ओवैसी भी हैं, पिछली बार से ज्यादा ताकत में है, इस बार बाकायदा गठबंधन बनाकर है। वहां गठबंधन पता नहीं वो कितना प्ले में आएगा, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने वहां अपनी ताकत लगाई है। सीमांचल के इलाकों में 24 में से 20 सीटों पे ओवैसी खड़े हैं। तेजस्वी की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी गूंज सुनाई दे रही है, वही चैलेंजर के तौर पे नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं, एनडीए गठबंधन के सामने खड़े हैं, तो दो ताकतें हो गई हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अपना एक चेहरा ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जिन्होंने भागलपुर दंगों में जो आरोपी थे उनको सजा भी दिलवाई, जो विक्टिम थे उनके लिए कुछ किया भी, तो वो अपना एक ऐसा चेहरा जो आज तक उन्होंने बना के रखा था। ये इलाका, इस इलाके को उन्होंने अपना गढ़ बना लिया था। 2005 का चुनाव हो, खासतौर पे 2010 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, वो पिछले 2 दिनों से वही हैं। आज शाम तक वो वही रहने वाले हैं। वो इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि इस गढ़ को और कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो ये कंसोलिडेशन कैसे होगी? अगर ये सोची समझी रणनीति है, ये गुड कॉप बैड कॉप कर रही है बीजेपी जेडीयू, तो इसमें जेडीयू का फायदा कैसे? मैं 2010 से आ रहा था। 2010 में नीतीश कुमार बीजेपी के सामने एक ऐसे डिसाइसिव पार्टनर के तौर पे थे जिसमें बीजेपी की नहीं चलती थी। मुस्लिमों का यकीन था कि नीतीश कुमार है तो संभव है, मतलब नीतीश कुमार के रहते बीजेपी बिग ब्रदर नहीं बन सकती। आज की तारीख में नीतीश कुमार इक्वल पार्टनर है। नीतीश कुमार डिसाइसिव, वो डिसाइसिवनेस नीतीश कुमार नहीं दिखा सकते जो पहले दिखा सकते थे। बल्कि अगर मैं बड़ी देसी भाषा में कहूं, अब पद्दी चढ़े हुए हैं बीजेपी की, बीजेपी के सहारे हैं नीतीश। बीजेपी और खासतौर पे नरेंद्र मोदी। हाँ। वो नरेंद्र मोदी को का प्रचार चाहते हैं, की कैंपेनिंग चाहते हैं, जो कि पहले वो मना करते थे। स्थितियां बदली है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति, आप कह रहे हैं कैसे फायदा होगा? हाँ। देखिए, पोलराइज होने का भी फायदा होता है। आप मुस्लिम मतदाताओं में उनको छिन्न भिन्न करिए। कुछ लोगों का यकीन नीतीश कुमार पे अगर हो, उनकी तरफ आए, उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए वो बार बार कह रहे हैं कि भाई उस इलाके में, खासतौर पे कह रहे हैं कि जब से आप लोगों ने सेवा का मौका दिया है, कोई दंगा होने दिया हमने, समाज में शांति बना के रखी, इसी में तरक्की होती है। तो ऐसे में वो उन मतदाताओं को अपील कर रहे हैं जो उनका
2010 वाला चेहरा, 2015 वाला चेहरा, 2005 वाला चेहरा देखते होंगे नीतीश पर कुमार। ये तो नीतीश की बात हो गई ना। आपने नित्यानंद राय का जो जिक्र किया था कि भाई उन्होंने कहा कि आरजेडी जीत गई, आतंकी कश्मीर से बिहार में आ जाएंगे, और फिर वो बयानबाजी बंद हो गई, यकायक वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। यहां बीजेपी एक नेता नहीं, और ये अनायास नहीं हो सकता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, राजीव प्रताप रूडी हो, और अमित शाह यही ताल ठोक रहे हैं बिहार में नहीं, बंगाल में जाकर। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेटेड तो नहीं है, ये थर्ड फेज ये जिसमें बीजेपी की कोऑर्डिनेशन है, बीजेपी अपने आप कर रही है, नहीं सुन रही है नीतीश की। मैं ऐसा मानता नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये थर्ड फेज अगर पोलराइज्ड होकर वोट करता है तो वो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। मुस्लिम अगर एक तरफ हो जाए और ओबीसी, ईबीसी, जो बाकी दलित, महादलित का जो पूरा कुनबा है वो अगर एक तरफ हो जाए तो पोलराइज्ड होगा, वो पूरा इलाका पोलराइज्ड होगा। और जब पोलराइज्ड होगा तो वो दोनों जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है उनको मुझे लगता है कि फायदा होगा। और ये ऐसा इलाका भी है, यहाँ पर बांग्लादेश से बहुत लोग आकर, शरणार्थी आकर बस गए हैं। हाँ, सीमांचल के इलाके में है, सीमांचल के इलाके में है, सीमांचल के तो इलाके वो में है। इसीलिए इस चीज को अब उठाया जा रहा है। ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मुस्लिम्स में जनरेट करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये हमारी पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी भी है। वो नहीं हो पाता है तो संदीप, और बीजेपी तो इसलिए डरा रही है ना। ये जैसे कोरोना की सेकंड वेव आ गई है, ये सीए एनआरसी की सेकंड वेव आ गई। मैं उसी पे आ रहा था। मैं कह रहा हूं कि ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए, और उनको कॉन्फिडेंस उस पार्टी से आएगा जो इस तरह की बातें ना करते हो, जो भाईचारे वाली बात करते हो, तो वो जाहिर तौर पे दूसरी तरफ जाएंगे और कंसोलिडेशन एक तरफ होगा, तो दूसरी तरफ रिवर्स कंसोलिडेशन होगा। क्या इसका प्रयास किया जा रहा है? क्या थर्ड फेज में, अगर पहले फेज में एक बयान आने के बाद उस बयान पे चुप्पी साधी जाती है, उससे किनारा किया जाता है, उसको दोहराया नहीं जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले और दूसरे फेज में नीतीश कुमार और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन थी, थर्ड फेज में कोऑर्डिनेशन नहीं। तो ये सीधा सीधा खेल हिंदू मुसलमान करने का है। मुझे लगता है कि ये बयान अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने का है, और नीतीश कुमार उसके खिलाफ बयान देकर एक नहीं, ऐसा अगड़ी फेज जाती दिखाने- हैं, ईबीसी में नीतीश की पैठ है, महादलित में नीतीश की पैठ है, कि उनको समेट लो, हिंदू मुसलमान कर दिया। पोलराइज करने का तो मुझे लगता है इस तरीके के बयान अनायास अगर आने लग जाए और थर्ड फेज के पहले आने लग जाए तो सीधे सीधे ये मतलब निकाला जा सकता है कि ये पोलराइज करने की कोशिश है। नीतीश कुमार इस पोलराइजेशन से अपने आप को दूर रखेंगे। वो एक सुपरफिशियल अटेम्प्ट हो सकता है कि वो अपने वोटर्स को और उसमें एक साइजेबल चंक को अगर वो अपनी तरफ ला सके कि भाई नीतीश कुमार ये बात नहीं कर रहे, कैंडिडेट उनके हैं, नीतीश कुमार ये बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार को वोट देने में दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार ही तो मुखिया होंगे, नीतीश कुमार ही तो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि वो तो फिर मुख्यमंत्री ये होंगे। किस तरह का गठबंधन है? दो मतलब एक मुद्दे पर बिल्कुल मुख्तलिफ बयानबाजी। देखिए, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ना संदीप। ये कोई मैं कहता हूं बीजेपी और जेडीयू जो खुद को नेचुरल गठबंधन कहते हैं, ये नेचुरल गठबंधन नहीं है, ये मौके का गठबंधन है। हाँ। नेचुरल गठबंधन में आज भी बहुत लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन आज भी मैं नेचुरल गठबंधन आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को मानता हूं, जिसमें एक ऐसा पोटेंट अलायंस वो दिखता है कागज पे जो किसी को भी रैटल कर सकता है। ये गठबंधन आप याद कर लीजिए, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी थी, उस वक्त भी जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, इन तमाम लोगों ने कुछ मुद्दों पे अपनी असहमति जताई थी। बिल्कुल जताई। बीजेपी ने राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो में रखा, 370 को अपने मैनिफेस्टो में रखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने मैनिफेस्टो में रखा, लेकिन जब जो नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस जो था उसमें नहीं था, हाँ। नीतीश कुमार ये इन्वोक करते हुए कि भाई इनका कुछ एजेंडा हो सकता है। याद रखिए, एनआरसी वाले मुद्दे पे पूरे सदन ने एक साथ एक प्रस्ताव पारित किया कि नहीं हो सकता। तो नीतीश कुमार एक सिंबॉलिक जो अटेम्प्ट होता है, प्रयास होता है कि अपने आप को उस गठबंधन में रहते हुए भी एक सेकुलर छवि के तौर पे दिखाना, ये उनका पहले भी प्रयास था, ये एक प्रयास अभी भी है, लेकिन ये प्रयास उस वक्त है जब वो बीजेपी के साथ एक तरीके से बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, लेसर पार्टनर नहीं, बीजेपी
इक्वल पार्टनर्स के तौर पे हैं, जो पहले नीतीश कुमार नहीं थे, वो बड़े भाई के तौर पे थे, एक डिसाइसिव रोल में थे। आखिरी सवाल, क्या एनडीए रैटल्ड है कि हिंदू मुसलमान पर आ गई? देखिए, ये थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है, ये थर्ड फेज जो है उसमें, देखिए कोई भी फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये थर्ड फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ी 19-20 पिछले चरण में अगर हुआ है तो उसको मेकअप करने की कोशिश होगी। वो कैसे हो सकती है? बीजेपी के पास सबसे पोटेंट वेपन जो है वो कई चुनाव में ये इस्तेमाल करती है, आपको मालूम है। तो बीजेपी उस अपने स्ट्रेंथ और मुझे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि चुनाव जो अभी तक, बिहार का चुनाव जो बहुत दिनों तक इसका एक एग्जाम्पल सब जगह पूरे प्रदेश में, मैं वही इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि एनडीए रैटल्ड है क्या? इस बार वो मुद्दों पे चुनाव लड़े हैं, लोगों ने वो मुद्दों पे समर्थन दिया है, चाहे पार्टी जो भी जीते। अगर एनडीए जीतती तो वो कहेगी कि हमने नया विजन दिखाया, हमने विकास किया है और विकास के रास्ते पे, विकास की दृष्टि को आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, विकास के, इसलिए हम डबल इंजन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम यहां पे थे, लेकिन थर्ड फेज आते आते और शाम तक और भी बयान आएंगे और ऑफिशियली प्रचार खत्म होता है 5 बजे। अभी चुनाव में 2 दिन, अभी चुनाव में 2 दिन है। क्या ये धीरे धीरे फ्लेयर अप करेगा? ये अभी तक का इतिहास नहीं रहा है, लेकिन क्या इस बार वक्त की जरूरत है कि ऐसा करना जरूरी हो जाएगा? तो यही तो राजनीति की खासियत है, साम दाम दंड भेद, हर हथकंडे, हर औजार का, हर रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है वोट हासिल करने के लिए। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।